हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करिए, तो उसी के सिलसिले में हमने आज अपना एक लेक्चर ग्रामर पर तैयार किया है। मैंने ढूंढा, रिसर्च किया और पता ये चला कि कंडीशनल सेंटेंस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंस ही पढ़ा जाएगा। तो आप कंडीशनल सेंटेंस इसके पहले आप बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के देखने के बाद जितने भी आपके डाउट हैं वो बिल्कुल सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, आप यकीन करिए। और हम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंडीशनल सेंटेंस के टाइप को समझेंगे, कंडीशनल सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको समझेंगे, कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं फिर उसको समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको समझेंगे, और लास्ट में आकर के हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल ही 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी कहते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस विच गिव द सेंस ऑफ कंडीशन, गेस, एजम्पशन, सपोजिशन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में जब जहाँ पर कोई कंडीशन की बात कर दी जाती हो या फिर हम कोई अनुमान लगाते हैं या फिर एजम्पशन करते हैं वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा दो पार्ट्स में बटे रहते हैं। तो अपना एक पार्ट में यानी उनके एक हिस्से में कंडीशन को दिखाया गया रहता है, ठीक है, और उनके दूसरे हिस्से में फ्रेंड रिजल्ट को दिखाया गया रहता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको यहाँ से लेकर के अंत तक एक अलग आपको पैटर्न दिख रहा है। तो यदि आप पढ़ाई करोगे यानी ये जो क्लॉज है फ्रेंड, यहाँ पर आपको कंडीशन नजर आ रहा है, यानी इसके एक हिस्से में हमें कंडीशन मिल गया है और इसके दूसरे हिस्से में फ्रेंड हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। और यही पैटर्न कंडीशनल सेंटेंस के ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो आपका ध्यान हमेशा कंडीशन पर होना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट पर होना चाहिए। उसी तरह से यहां पर भी है, आप देखिए कि एक और सेंटेंस में यहां पर लिखा हूं, यदि आज वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहां पर यदि आज वर्षा होगी ये कंडीशन को शो कर रहा है, तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा ये आपको रिजल्ट को शो कर रहा है, ठीक है। यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ जाती, ठीक है। तो इस हिस्से में ये आपका कंडीशन को शो कर रहा है और बाकी ये जो है आपको ये रिजल्ट को शो कर रहा है। लेकिन एक बात समझिए, यहां पर इन दोनों सेंटेंस में आपको अंतर नजर आ रहा है फ्रेंड। यदि आज वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबल कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ जाती, ये तो इम्पॉसिबल है। हालांकि दोनों कंडीशनल है, लेकिन कंडीशन में भी एक पॉसिबल कंडीशन है, एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इसी बेसिस पर इनको और फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक अपना पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल कंडीशन। रियल कंडीशन कैसे होते हैं कंडीशन, देखिए, इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन मे बी पॉसिबल दैट इज रियल कंडीशन, यानी जिस भी कंडीशन की संभावना बने उसको हम लोग रियल कंडीशन बोलते हैं। जैसे यदि आज वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये आपका रियल कंडीशन है। और अनरियल कंडीशन क्या होते हैं, इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल दैट इज अनरियल कंडीशन। जैसे ये एग्जांपल सेकंड, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि
रियल कंडीशन के पैटर्न या फिर उनका स्ट्रक्चर, उनका ग्रामेटिकल पैटर्न अलग बनता है और अनरियल कंडीशन का ग्रामेटिकल पैटर्न अलग बनता है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। रियल कंडीशन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। यदि आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे, बिल्कुल ये आपका रियल है। यदि आज वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये भी आपका रियल है। ये दोनों ही जो है ये रियल कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। अब यहां से रूल बनता है, देखिए ये नोट है। क्या नोट है यहाँ पर? इन ऑल रियल कंडीशनल सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। यानी रियल कंडीशनल सेंटेंस में हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए या फिर और फ्यूचर टेंस का यूज करना चाहिए। दो टेंस का हमें यूज करना चाहिए। इसीलिए जानना जरूरी था कि रियल कंडीशन में कौन रियल कंडीशन है और कौन अनरियल कंडीशन है। तो अनरियल कंडीशन आप समझ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कंडीशन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इम्पॉसिबल होता है वो। तो फर्दर आगे चल करके भी अनरियल कंडीशन को दो टाइप में और बांटा गया है। तो एक अपना टाइप होता है, यानी उसी अनरियल कंडीशन में कभी कभी हम लोग अनफुलफिल्ड विश या फिर डिजायर को शो करते हैं और कभी कभी रिपेंट इन पास्ट की बात करते हैं। रिपेंट इन पास्ट का मतलब कि एक ऐसा घटना जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हमने उसको नहीं किया और इस वजह से आज हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं। और इसको ब्रॉड वे में समझते हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर में देखिए ये दोनों ही एग्जाम्पल है, यानी अनफुलफिल्ड डिजायर भी और रिपेंट इन पास्ट भी, ये दोनों ही एग्जाम्पल है, दोनों ही क्लासिफिकेशन है अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का। लेकिन और समझते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की गरीबी मिटा देता, अनफुलफिल्ड डिजायर के कैटेगरी में आ जाएगा ये। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता, ये भी अनफुलफिल्ड डिजायर के कैटेगरी में आता है। रिपेंट इन पास्ट का क्या मतलब है? जब पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट होता है किंतु वह कार्य होता नहीं है तो वाक्य अनरियल कंडीशन माने जाते हैं। मतलब पास्ट में कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आप परिश्रम किए होते तो आज सफल हो जाते। यानी पास्ट में अगर आप परिश्रम किए होते तो आज आप सफल हो जाते। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यही है आपका रिपेंट इन पास्ट। यदि मैं अपने पिता की सलाह मान लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह जो सेंटेंस है यह भी है रिपेंट इन पास्ट। समझना इसलिए जरूरी है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस को में हमें हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना होता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, कि अगर कंडीशन जब रियल होता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर टेंस का भी यूज करते हैं। लेकिन जब कंडीशन अनरियल होता है तो उस केस में हम लोगों को पास्ट टेंस का यूज करना होता है। और टेंस करने से पहले आपको समझना होगा कौन रियल है और कौन अनरियल है, तो मैं ये आपको बता चुका हूं। In all conditional sentences, there are two parts. In first part, it shows condition and other part shows result. तो हर conditional sentence में दो पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग जिसमें कंडीशन शो किया जाता है और उसी को हम लोग क्लॉज ऑफ कंडीशन बोलते हैं फ्रेंड्स। उसी को हम लोग क्लॉज ऑफ कंडीशन बोलते हैं और दूसरे हिस्से को क्लॉज ऑफ रिजल्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कहने का मकसद ये है कि ये क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहते हैं।
तो या तो आप क्लॉज ऑफ कंडीशन कह लीजिए, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए, या फिर आप क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहिए, तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहिए, दोनों बात सेम है। प्रिंसिपल क्लॉज को थोड़ा और समझने के लिए यही बात यहां पर कही जा रही है कि दिस क्लॉज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर मीनिंग। अपने मीनिंग के लिए ये दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं और इनका अपना खुद का अपना मीनिंग होता है, ये खुद का अपना कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जिसमें हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा रहता है। और अब बात आती है कि सर फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। तो इफ जो कंजंक्शन है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये और दो, अल्दो, लिस्ट, सो और दैट, ये सभी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और इनसे जो भी क्लॉज की शुरुआत होगी वही क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम केवल इन्हीं 3 कंजंक्शन की बात करेंगे, इफ का, अनलेस का और अनटिल का। यदि आप और एग्जाम्पल देखते हैं, यदि आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, ठीक है। तो यदि आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो ये जो क्लॉज है फ्रेंड, यही है आपका क्या, क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। या फिर हम इसी को, यदि लगा हुआ है यानी इफ लगा हुआ है, इसी को हम दूसरे शब्दों में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे। और इसके सेकेंड पार्ट को, तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे या फिर क्लॉज ऑफ रिजल्ट कह लेंगे, ठीक है। यदि आज बाहर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो फिर इसका मतलब यदि लगा हुआ है, इसलिए ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है और बाकी ये आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। अब यहां पर बनता है रूल, ठीक है। यानी अगर आप यहां तक, यानी इस लेक्चर तक आप सब कुछ समझ चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस के कितने लिखने का पैटर्न आप समझ चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये आप समझ चुके हैं, उस कितने क्लॉज से मिलकर के बना होता है ये आप समझ चुके हैं। और अब आप समझेंगे कि कौन से क्लॉज को किस प्रकार के टेंस में लिखना चाहिए या फिर ट्रांसलेट करना चाहिए, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है कि वी शुड राइट क्लॉज ऑफ कंडीशन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्लॉज ऑफ कंडीशन को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए, या फिर इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए, ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर देखिए, इफ यू रीड, फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू नीड एस और यस का भी यूज करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। और आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमेशा की तरह सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं शैल और विल, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इफ लगा हुआ है और इफ से सटे हुए क्लॉज को हमें लिखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने बिल्कुल इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। यू लगा हुआ है, यू प्लूरल होता है, इस केस में हमें वर्ब में एस और एस नहीं लगाना होता है क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होती है। तो इफ यू रीड यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। ये आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर बन रहा है। यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इनके क्लॉज को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ऊपर यानी इस टेंस में अगर आप देखें, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्लॉज ऑफ कंडीशन को लिखा है, उसके बाद हमने क्लॉज ऑफ रिजल्ट को लिखा है। लेकिन यदि हम चाहें तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट को पहले लिख सकते हैं और बाद में हम क्लॉज ऑफ कंडीशन को लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें, यह भी ग्रामेटिकली रूप से बिल्कुल सही होगा।
तो लिखने का पैटर्न आपस में इंटरचेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन क्लॉज जिस सेंटेंस में होना चाहिए उसी टेंस में का हमें यूज करना होगा। अब इसी पर बेस्ड अपना एक क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। कह रहा है कि स्पॉट द एरर, यानी आपको एक गलती ढूंढनी है। एक बार आप थोड़ा सोच लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे आपको। एक टाइम के लिए आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। चलिए, तो इफ यू विल रीड यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो कह रहा है कि मोर देन वन या फिर नो एरर। तो दो से ज्यादा गलती है या फिर कोई गलती नहीं है, या फिर ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में, या फिर सी पार्ट में गलती है। तो इफ लगा हुआ है यहां पर, है ना, इफ लगा हुआ है। तो इफ वाले क्लॉज को तो हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो फिर विल की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से अपना यहां पर ए पार्ट में एरर है। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको यहां पर मैं लिखा हूं, ठीक है। इफ लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्रेंड्स, यही है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं यहां पर, यही स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, शैल, विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है यहाँ क्लियर है यहाँ तक? तो जब सब कुछ क्लियर है तो आइए इसको एक बार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए, तो यदि आज वर्षा होगी, यदि लगा हुआ है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ, ठीक है। इफ इट, अब इट्स तो सिंगुलर हो गया, तो हम लिखेंगे इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, ठीक है। फिर अब हम क्लॉज ऑफ रिजल्ट लिख रहे हैं, तो आई, ठीक है। अब आई के साथ हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। आई सेल नॉट गो आउट, आई सेल नॉट गो आउट। तो फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक है। इफ लगा दिए, इट लगा करके, उसके बाद वर्ब, यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने एस और यस का इस्तेमाल किया। इट्स ओनली बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है आपको यहाँ पर। देखिए, ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ ही हमें उस सेंटेंस का सेंस का भी ख्याल रखना होता है, तो सेंस भी मैटर करता है। तो चलिए, रोहन विल ऑलवेज प्ले, रोहन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लॉज ऑफ रिजल्ट को पहले लिख दिया गया है। अब आगे क्लॉज ऑफ कंडीशन को लिख रहा है, इफ यू डैश हिम, ठीक है। अब इफ यू लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो यहां पर डिड होगा नहीं और डज भी नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ तो डू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इफ यू, इसका सही आंसर होगा यदि तुम रोहन, यदि तुम, इफ यू डू नॉट बीट हिम, यदि तुम उसको नहीं मारोगे, नहीं पीटोगे, तो रोहन तुम्हारा सम्मान करेगा। तो इफ यू डू नॉट बीट होगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बीट सेंस नहीं दे रहा है, बीट तो ग्रामेटिकली तो ठीक है, पर सेंस कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग इफ यू डू नॉट बीट हिम का इस्तेमाल होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, आई शैल गो टू स्कूल एवरी डे इफ यू विल पे माई फी ऑन टाइम, ठीक है। तो इसमें कहाँ आपको कहीं गलती नजर आ रही है? तो देखिए, यहां पर इफ क्लॉज है, यही तो इफ क्लॉज है यहां से लेकर के यहां तक, यानी इफ क्लॉज का मतलब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन को तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो फिर यहां पर विल क्या कर रहा है? तो विल को यहां पर नहीं होना चाहिए, विल हटा देंगे तो फिर आपका सही हो जाएगा। अगर विल हटा देने पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर यू लगा हुआ है, तभी ये पे लगा हुआ है, तो सही है।
अगर यहाँ पर ही लगा रहता तो फिर हमें यहाँ पर पेज लिखना होता, क्योंकि फिर हमको ही जब लग जाता है, जिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब में हमको एस लगाना होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। आई डू नॉट नो, यानी इसको हम ए पार्ट कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी और इसको डी कह लेते हैं और इसको अपना ई पार्ट कह लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में गलती है? दरअसल इस क्वेश्चन को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इफ से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्योंकि दो वर्ड होते हैं, एक इफ होता है और एक वेदर होता है, दोनों का मतलब यदि होता है, लेकिन हम कब इफ का यूज करते हैं और कब वेदर का यूज करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आई डू नॉट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, और नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, लास्ट में और नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर इफ के जगह पर बेहतर जो, यानी कि सेंस हो, बेहतर जो यूज होता है वो होता है वेदर का यूज करना। ठीक है, वेदर का पेयर जो बनता है और नॉट बनता है, और नॉट। ठीक है फ्रेंड, तो इस वजह से हमें यहां पर इफ को हटा करके वेदर का यूज करना चाहिए था। ठीक है, बाकी आपका यानी बी में यहां पर गलती है। तो इस अगर और नॉट नहीं लगा रहता तो इफ फिर सही होता, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, इसके और भी एक टाइप बनता है जिसको हम लोग सेकंड टाइप के नाम से जानेंगे। यहां पर कह रहा है यहां पर कि इफ, यदि आप परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। तो इसको यहां पर ट्रांसलेट किया गया है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो अब आपने देखा क्या कि हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर का यहां पर यूज किया है। निगेटिव स्ट्रक्चर का हमने यहां पर यूज किया है। तो क्या जरूरी है कि हमेशा हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर का ही यूज करके बनाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हम पॉजिटिव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमें इफ नॉट के जगह पर हमें अनलेस का यूज करना होगा। ठीक है, हमें एक अलग कंजंक्शन अनलेस का यूज करना होगा फ्रेंड्स, जो कि अनलेस भी एक प्रकार का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ठीक है, तो जब हमने अनलेस का यूज कर दिया तो इफ हटा दिया और नॉट हटा दिया, तो इफ और नॉट हट गया, इसलिए बीच से हेल्पिंग वर्ब भी चली गई। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, ये भी सेंटेंस आपका क्या है? सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डू नो अनलेस रहेगा तो फिर उस पूरे क्लॉज में, उस पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहीं भी नॉट नहीं आना चाहिए, और बाकी आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर क्लॉज ऑफ रिजल्ट है वो सेम होगा, उसमें कोई अंतर आपको नहीं नजर आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि आप इसको देखिए, इसमें आप देखिए, और फिर उसके बाद आप इसमें देखिए, आपको इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कि अनलेस के साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और एग्जाम में यही देता है क्वेश्चन, अनलेस के साथ नॉट का यूज करके क्वेश्चन दे देता है। कैसे? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड इफ यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो अनलेस लगा हुआ है यहां पर, तो जब अनलेस एक ही क्लॉज में जब अनलेस लगा दिए हैं, जो कि वो पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो फिर यहां पर नॉट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यहां पर जब नॉट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, अब ये सेंटेंस आपका सही हुआ। अगर यहीं पर आपको बस मैं यहां पर ए लिख देता, यहां पर बी और यहां पर सी और डी लिख करके पूछूंगा आपसे कि किस पार्ट में गलती है, तो आप कहेंगे सर इसमें बी पार्ट में गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि सर यहां पर नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस पहले से ही आया हुआ है, वो पहले ही एक निगेटिव वर्ड है। तो एक सेंटेंस में दो निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप मेरे बताए गए
सभी रूल्स को अच्छे से समझ गए हैं, तो आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आप इन सेंटेंस को आप खुद ही ट्रांसलेट करें। तो चलिए बताता हूं यहाँ पर इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यदि आप नहीं आएंगे, ठीक है, तो अनलेस के साथ मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, तो लिखूंगा अनलेस यू कम, अनलेस यू कम, आई शैल ऑल्सो नॉट कम। ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा फ्रेंड। एक बात और ध्यान में रखिए कि जब अनलेस लगा दे रहे हैं हम लोग इफ के जगह पर, तो फिर जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म ले जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव फॉर्म ले जा रहे हैं हम लोग, निगेटिव नहीं ले जा रहे हैं, यानी डू और डज का यूज नहीं कर रहे हैं। यदि आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। अनलेस के साथ मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो लिखूंगा कि अनलेस यू रिस्पेक्ट others will also not respect you। ये इसका एग्जैक्ट और करेक्ट फॉर्म बनेगा। ठीक है, अनलेस लगा दिया हमने, रिस्पेक्ट कर दिया, उसके बाद ये जो अपना है क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इसको हमने लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि आप खुद से ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। बताइए आप इसका क्या होगा, मेरे साथ में बोलिए, अनलेस यू ऑनेस्ट yourself, you will not get success। ये इसका पैटर्न बनेगा। वही चीज यहां पे कह रहा है कि जब अनलेस आप लगाइए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप पॉजिटिव यूज किया करिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप हमेशा यूज किया करिए। ठीक है, और बाकी ये तो सेम रहेगा, क्लॉज ऑफ रिजल्ट हमेशा की तरह फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि कह रहा है यहाँ पर कि इफ आई शैल नॉट वर्क डैश यू फोर्स मी। ठीक है, आई शैल नॉट वर्क डैश यू फोर्स मी, तो पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट लिख दिया गया है, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो होना चाहिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अब क्लॉज ऑफ जो कंडीशन है उसको होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो भरिए यहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा इफ यानी इफ यू फोर्स मी आई शैल नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये सेंस बनना है कि यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, अब दोनों ही बन रहा है। अब दोनों में से ऑप्शंस निकाल लीजिए। ठीक है, आई शैल नॉट वर्क यानी जब तक तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो इफ यू फोर्स मी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अनलेस का यूज कर देंगे क्योंकि इफ के साथ सेंस नहीं बनना है। ठीक है, जब तक तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे, याद रखिए, जब तक तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्लॉज ऑफ जो कंडीशन है उसी में ही यूज हो रहा है अनलेस का। ठीक है, उसी में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, इस वजह से हम लोग अनलेस का यूज कर देंगे। दूसरा देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी और सेकंड वाला भी। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ, अभी पीएससी ने जो एग्जाम लिए थे, जिसमें आपको 5 ऑप्शन था, ये आपका ए हो गया, ये इधर बी पार्ट, ये सी पार्ट
और ये डी और यहाँ पर ई पार्ट हो गया। तो बताइए कौन सा किस पार्ट में गलती है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहचान गए होंगे। अनलेस यू डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस ए पार्ट में गलती है। क्यों? क्योंकि अनलेस लगा हुआ है तो फिर नॉट डू नॉट लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस मोर देन वन और नॉन ऑफ देम। एस्टेट के भी एग्जाम में खूब कंडीशनल सेंटेंस से और इसी पैटर्न पर बेस्ड कई क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा देखिए, you will get wet if you will go out in rain more than one none of them। if you will get wet यानी तुम भीग जाओगे कब? if you will go out in the rain जब तुम बारिश में बाहर जाओगे। तो if लगा हुआ है, if वाले क्लॉज को तो हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो फिर will यहाँ पर क्या कर रहा है? will नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर बी पार्ट अपना सही हो जाएगा, will का यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और नोट नंबर 3 में देखिए, जब कभी कंडीशन के रूप में टाइम आता है, ठीक है, तो उस केस में अनलेस के जगह पर अनटिल का यूज कर दिया जाता है। तो जब कंडीशन के जगह पर टाइम आएगा वहीं पर अनटिल का यूज किया जाता है, और अनटिल के साथ भी कोई निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जब तक, अब तक की बात कर दिया ना फ्रेंड, जब तक कह रहा है, तो जब तक लग जाएगा वहीं पर अनटिल का यूज होता है। तो जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, ठीक है। तो मुझे अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो मुझे लिखना होगा कि अनटिल the moon appears, पैटर्न वही बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैटर्न बन रहा है। अपीयर्स लिखा हूं मैं, until the moon appears, ठीक है। फिर we shall not celebrate ईद। ये इसका स्ट्रक्चर बनना है, समझ में आ गया। अनटिल का मतलब जब टाइम कंडीशन के रूप में आएगा तो अनटिल का हम लोग यूज करेंगे। जब तक तुम हमें किताब नहीं दोगे तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर कि अनटिल you give book to me, comma I shall not read। तो फ्रेंड्स ये इसका एग्जैक्ट करेक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न के साथ ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। until you give book to me I shall not read। तो हमने इसमें कैसे ग्रामर का यूज अच्छे से कर लिया है, आप इसको भी समझिए। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं यही समझ रहा हूं कि अनटिल के साथ नहीं देता है क्वेश्चन, यानी स्पॉटिंग एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में अनटिल के साथ नहीं देता है, ठीक है। हमेशा अनलेस ही लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बाकी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सब इसको लेकर के पूछता है। आपको एग्जाम में अनलेस और अनटिल में कंफ्यूज नहीं कराता है, लेकिन सिंपल सी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जब टाइम कंडीशन का काम करेगा तो वहां पर हम लोग अनटिल का यूज करेंगे। जब टाइम के अलावा कोई और चीज कंडीशन के तौर पे काम करेगा तो वहां पर हम लोग अनलेस का यूज करेंगे। कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंडीशनल सेंटेंस को कवर कराना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और पूरा अगर आप इस सीरीज को देख पाते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस के ईच एंड एवरी टाइप्स और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप इसको वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा पाए होंगे कि आप यहाँ तक कि कितना कुछ आपको सीखने को मिला।